हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आईपीएस बनना चाहते हैं वे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों, ये क्लास 1 की जॉब होती है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। इसे पाना बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिससे कि वे इसमें अपना कैरियर बना सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, यानी कि हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। आज की वीडियो में हम आपको आईपीएस ऑफिसर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाता है, इसका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। यानी कि इस एग्ज़ाम का ओवरऑल हम आपको जानकारी देने वाले हैं और उसके बाद बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। यानी कि अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ओवरऑल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप वाकई अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कैरियर से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और सभी स्टूडेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कमीशन है जो कि सभी के एग्ज़ाम लेता है, यानी कि आईएएस, पीसीएस, आईपीएस इन सभी के एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि वो आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो आईपीएस की नहीं बल्कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, यानी कि ये सभी पोस्ट उसके अंदर ही होती हैं। तो आपको सभी का एक कॉमन एग्ज़ाम होता है जो कि यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, तो आपको यूपीएससी का वो एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनके एग्ज़ाम तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो आईपीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें एक एग्ज़ाम आपका फालतू हो जाता है, यानी कि इसके प्रोसेस में आपको एक एग्ज़ाम एक्स्ट्रा देना होता है और वो होता है फिजिकल टेस्ट का। यानी कि आईपीएस बनने के लिए आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रैंक के बारे में बता देता हूँ, यानी कि जब आप आईपीएस बन जाएंगे तो आपकी जॉब कहाँ कहाँ पर लगाई जाएगी। तो साथियों, जितने भी एएसपी, डीएसपी, एसपी या फिर जो भी एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी होते हैं, वे सभी आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी कि वे सभी आईपीएस के एग्ज़ाम को ही पास करके बने होते हैं। उन्हें सबसे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसके बाद वे आईपीएस बनते हैं और आईपीएस बनने के बाद उन्हें इन सभी रैंक के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप आईपीएस के फॉर्म को भर सकें। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आईपीएस बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है, या तो अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप आईपीएस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें परसेंटेज की कि आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो इसमें आपके परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी गई है। अगर आप केवल सिंपल ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए, आप क्लियर पास होने चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जैसे सिटीज़न के कैंडिडेट हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। साथियों, इसके बाद बात करें इसके एज क्राइटेरिया की, यानी कि इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट्स की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए इसमें 21 से 32 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स की एज 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और यदि बात करें एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनकी एज 21 से 37 साल के बीच इसमें होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि अगर आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उनके जनरल कैंडिडेट्स के एज 21 से 37 साल के बीच इसमें मांगी जाती है।
और यदि आप फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद अगर इसमें बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, यानी कि अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपके लिए कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड उसमें नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आप आईपीएस की बात करते हैं तो उसमें आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं। अगर इसमें बात करें सबसे पहले हाइट की, तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। इसके बाद बात करें अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट मेल की 160 सेंटीमीटर इसमें मांगी जाती है, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 145 सेंटीमीटर इसमें होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे ज़्यादा है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं, यानी कि इसके फॉर्म हर साल तो निकाले ही जाते हैं, लेकिन कौन से मंथ में इसके जो फॉर्म है वो निकाले जाते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म है वो लगभग जनवरी या फरवरी में निकलते हैं। तो आप हर साल जनवरी या फरवरी में इसके फॉर्म देख सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू इसके फॉर्म निकाले जाते हैं, तो आप वहाँ से इसके फॉर्म भर सकते हैं। साथियों इसके बाद बात करते हैं कि आप इसके एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि आप इसके एग्ज़ाम में कितनी बार बैठ सकते हैं। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 6 बार मौका दिया जाता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें 9 बार अटैम्प्ट मिलते हैं, और यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कितने भी अटैम्प्ट इसमें दे सकते हैं। आपके लिए इसमें कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि आप अपनी एज पूरी होने तक इसमें अटैम्प्ट दे सकते हैं। साथियों इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि इसमें आपको कितने एग्ज़ाम के स्टेज देने होते हैं और कितनी बार इसमें आपसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। साथियों इसमें एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और लास्ट में इसमें इंटरव्यू लिया जाता है। अगर बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे 2 पेपर लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, और जो इसमें दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है सी सेट का। दोनों पेपर 200-200 नंबर के ही होते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो दूसरा सी सेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। साथियों ये एग्ज़ाम आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपने एग्ज़ाम भरते समय सेलेक्ट की होगी। साथियों जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम में एंटर किया जाता है, यानी कि इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम के स्टेज देने होंगे। साथियों इसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि 7 पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो बाकी 2 पेपर होते हैं वे आपके क्वालिफाइंग होते हैं। उसमें आपको केवल पासिंग मार्क्स ही लेकर आने होते हैं, यानी कि मेंस एग्ज़ाम में आपके ओवरऑल 9 पेपर लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करें इसके मेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस आता है उसकी। मेंस एग्ज़ाम में जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपको ऐसे लिखने होते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने होंगे, और जो दोनों ऐसे आपके होते हैं वो 125-125 नंबर के होते हैं। इसके बाद आपका पेपर सेकंड होता है, जिसमें आपके इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका पेपर 3 होता है, उसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ पेपर होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें आपका पेपर 5 होता है, जिसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों अगर हम नॉर्मल शब्दों में बात करें तो आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, किसी भी विषय में आपका क्या विचार है, किसी भी घटना पर आप कैसे विचार रखते हैं, या फिर पॉलिटिक्स आपके सामने क्या है, यानी कि इस तरह आपके अंदर के विचार इसमें देखे जाते हैं। इनके जो आंसर होते हैं वो लोगों के अलग अलग होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग इनका आंसर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखा जाता है कि आप कैसे विचार रखते हैं। साथियों इसके बाद पेपर 6 और 7 आपके ऑप्शनल होते हैं, यानी कि इनके लिए आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, तो ये एग्ज़ाम आपके उसी लैंग्वेज के होते हैं। साथियों जब आप ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके सभी स्टेज के एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनती है, और यदि आप उस मेरिट लिस्ट को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सीधे अगले स्टेज में भेज दिया जाता है, यानी कि इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में वे आपके पर्सनैलिटी को देखते हैं और आपका जो ओवरऑल स्टेटस होता है, आपकी जो इंटरव्यू लिया जाता है कि आप किस बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आप किस लिए इस सर्विस में जा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आपके वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है।
और यदि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। साथियों, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया है कि वे प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को तो तैयारी करके क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वे इंटरव्यू में कई बार फेल हो जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू सबसे हार्ड स्टेज होती है। तो इसलिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू को ऐसे ही मत छोड़िए, आप तीनों की तैयारी एक साथ कीजिए, यानी कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी को एक साथ लेके चलिए, तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं। साथियों, अगर कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज और आपने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, यानी कि ये सब इंटरव्यू में चेक किया जाता है। साथियों, 3 सर्विस यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, इन्हें ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है और जो बाकी की इसमें सर्विसेज होती हैं उन्हें सेंट्रल सर्विस के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल इसकी जानकारी दे दी है, यानी कि आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, यानी कि इसके पूरे ओवरऑल स्टेटस के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसको सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि जब आप आईपीएस बन जाएंगे तो आपको कितना पे स्केल दिया जाएगा। तो साथियों, अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊं तो सैलरी आपको पोस्ट के हिसाब से अलग अलग दी जाती है, जैसे कि एसपी को 78,000 के करीब, एसएसपी को 1,31,000 के करीब और डीजीपी को 1,44,000 के करीब इसमें सैलरी दी जाती है। यानी कि सैलरी आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी, लेकिन इसमें पोस्ट का जो डिफरेंस होगा तो आपको सैलरी का भी उसमें डिफरेंस दिखा जाएगा और जो इसमें आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी आपको अलग से दी जाती हैं। तो साथियों, अब आपको पता लग गया होगा कि आईपीएस में आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। साथियों, अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे लगभग हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है, लेकिन यदि आपका फिर भी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।